भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 जय, जोर से बोलो जय भीम, आवाज नहीं आई जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम तो पूरे देश से यहां पहुंचे भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी काशीराम और जो अन्य बहुजन संगठन है उनके जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं भीम आर्मी के 7वें स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं, आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। हमारे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पे आज दिल्ली में हम लोग उपस्थित हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते। मुझे इस बात की खुशी भी है कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो दिया था, जब हम उसको पहचानते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। अगर बाबा साहब ने समता का अवसर नहीं दिया होता तो शायद आज हम लोग यहां नहीं खड़े होते। मैं आज पुनः बाबा साहब अंबेडकर को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मगर मैंने नोटिस किया, ये नसीहत आप सब लोगों को, कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनसे पहले वक्ता आप बोल रहे थे तो कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी भी संगठन की रीढ़ अनुशासन होता है और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं कि आप लोग अभी अनुशासित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। अभी तो हमारे लोग बैठना भी नहीं सीखे। जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हम लोगों ने तैयार किया, आज जब मैंने उनको भी यहां वही चहलकदमी और तमाम तरह की चीजें करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी हम लापरवाह समाज हैं, गुलाम समाज। तो गुलाम ना प्रधान बनाते ना प्रधानमंत्री। मुझे धोखे में मत रखो यार। यहाँ के जो आप कह रहे थे ना कि हम प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगा 2-3 बार मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि देखना बंद तो नहीं गया हूं, कहीं मुझे ही ना पता लग रहा। ऐसे प्रधान नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। धन्यवाद। बहुजन समाज में समय समय पे जन पे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, संत तुकाराम, पेरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, मां छलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फातिमा शेख, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फूले, आप सबको भी नमन करता हूं। मां उदादेव पासी, इस देश के जो वीर शहीद है उनको भी नमन करता हूं। नमन करता हूं मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर को, सर छोटू राम को, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को। कोई गुरु किसी को ऐसे नहीं मानता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए और 91 में पैदा हुए बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने उनको देखा भी नहीं लेकिन गुरु माना। उसका एक कारण मात्र एक था कि वो अपने लिए नहीं जिए,
हम लोग जो अब सिखाने का काम करते तो सबसे पहली लाइन ये सिखाते हैं कि एहसान फरामोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है। जब हम लोग काम करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए नहीं, जो कर्ज हमारे ऊपर है हम उसके लिए काम करते हैं। आज अगर ये अवसर मिला है, ये सम्मान का जीवन मिला है, ये जैकेट, ये जूते चप्पल, ये मंच और ये माइक मिला है, तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन है। काशीराम साहब कहते थे कि भारतीय संविधान हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैं भीम आर्मी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, क्योंकि अगर मैं ही अनुशासित नहीं हूंगा तो दूसरे को कैसे कहूंगा। समय समय पे मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है और पिछले आंदोलन से भी सीखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन मेरी वजह से आपका सम्मान कम हो या आपके ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपका नेता कमजोर हो। ये आज 7वें स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा आपसे वादा है। बहुत सारी बातें करने से पहले यहाँ की जो आयोजक कमेटी, क्योंकि ये अगर ये कमेटी काम ना करती तो हमें कौन मंच दे रहा था, हमसे तो बने बनाए मंच छीन लिए गए। तो आयोजक कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर प्रवाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, डॉक्टर ब्रजपाल जी, अनिल चेयरमैन जी, महक सिंह जी, रामे प्रधान जी, वीरेंद्र श्रीश जी, महेश पहवाल जी, दीपक राणा जी, रविंद्र गुर्जर जी, हरपाल वाल्मीकि जी, घनश्याम नागर जी, सतपाल चौधरी जी, अनिल धेनवाल जी, महेश कासना जी, नरेंद्र भिकुराम जैन जी, सेंसर पाल जी, अब्दुल भाई, कपिल आजाद साहब, चावला जी, निर्मल और ऐसे साथी जो छूट गए हो, मेरी नजरों से तो नहीं छूटे हो, मैं तो देख ही ले रहा हूं, सुमित, मैं सब लोगों को, जहां बहन मीनाक्षी, ऐसे सब लोग जिन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, गिल साहब, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ जो आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि हमेशा ये शिकायत हमारे साथियों को रहती थी कि भाई भीम आर्मी के प्रोग्राम में या आजाद समाज पार्टी के प्रोग्राम में उनका सम्मान नहीं होता, लेकिन आज आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने भीम आर्मी के साथियों को मंच पर सम्मान देकर खुद स्वतः जो है नीचे कुर्सियों पर बैठ के साबित किया कि वो आज भी भीम आर्मी का सम्मान करते हैं और वो इस बात को भी समझते हैं मेरी तरह कि अगर आज हम जो कुछ हैं वो भीम आर्मी की वजह से। मैं कोर कमेटी के सदस्य वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, रविंद्र भाटी जी, सुनील कुमार चित्तौड़ जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, चौधरी सतपाल सिंह जी, हाजी एहसान साहब, राजकुमार गौतम जी, चौधरी निजाम जी, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी, भाई महक सिंह जी, भाई हिमांशु सिंह जी, भाई गुलजार सिद्दीकी जी, भाई संजय जी, भाई नीलरतन जी, भाई डॉक्टर आकिब साहब, भाई रामे प्रधान जी, डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी जी, मनोज जयंत जी, अनिल ओजस्वी जी, साजिद सैफी जी, छोटे भाई जतिन जी, छोटे भाई आवेद जी, राजेंद्र यादव जी, नीतू कुमार जी और हमारे लीगल सेल के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर MS आर्या साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूं। अमित कसाड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भाई विनोद सिंह जी का। उनकी मेहनत से आज हम लोग यहाँ इस मंच पे खड़े हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष किया उन्होंने। मैं धन्यवाद करता हूं भाई कमल सिंह वालिया जी का भी, वो भी इस कोर कमेटी के मेंबर हैं। धन्यवाद के बाद अब आपसे सीधी बात हो जाए, अगर आप इजाजत दे तो एक धन्यवाद और हमारे जो रविदास धर्म संगठन के जो साथी हैं जिन्होंने लंगर का आयोजन किया है, मैं दोनों हाथ से उनका धन्यवाद करता हूं। आज तक का कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे किसी बात के लिए अपील की हो और उन्होंने मुझे निराश किया हो। आज तक का कोई आंदोलन ऐसा नहीं।
मैं रविदासिया धर्म कमेटी की जो हमारी है उसके सभी साथियों को नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि आपने मेरे मान को दोबारा से जो है ना स्थापित रखा। धन्यवाद। एक टीम जो है जो दिखती नहीं है, लेकिन उस टीम का बहुत बड़ा योगदान है मुझे तैयार करने में दोबारा से, क्योंकि जब 2022 का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मैं बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा था। मैं मिशन 78 काशीराम जो हमारी विंग है, जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है हमारा, जो कैडर की टीम है, अश्वनी जी, बकौड़िया जी, मौर्य साहब, संजय तेगवाल जी और तमाम साथी जो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं मगर यहाँ मौजूद हैं, जरा मिशन 78 वाले हाथ खड़े कर लो जितने लोग यहाँ हैं। कल्याण सिंह जी, विजेंद्र जी, आप तमाम लोग मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का। इंदिराज जी, दोबारा से ताकत देने के लिए धन्यवाद। विश्वास करो ये ताकत बहुत दूर तक जाएगी। हमारे दिल्ली की जो प्रदेश के प्रभारी राकेश कसाना जी और प्रदेश महेश पहवाल जी, अब मुझे ऑर्डर मिला है कि साहब ये पूरी कमेटी का नाम लेना है। सर ये बहुत टफ काम है, ऐसा मत करवाइए। चेयरमैनों का ले दो। हाँ, कमेटी का नाम अशोक मौर्य जी चेयरमैन साहब, जो नेशनल डे पे जो कमेटी बनी हुई है। सिक्योरिटी वाले उमेश चैंपियन जी, समीर खान जी, अरे मैं पढ़ी देता हूँ, छोड़ो। शिव कुमार चावला जी, एजाज एमडी साहब, अमित बोध जी, संजय कुमार जी, हरिओम जी, संजय वाल्मीकि जी, मोहम्मद जावेद जी, मनोज वेद जी, अभिषेक जाटव जी, रवि, मनोज, विवेक जी, सोहेल खान जी, हाफिज साहब, मोहम्मद हाफिज, एमडी हाफिज, जोगेंद्र प्रजापति जी, प्रदीप सोनू जी, सुनील लिन्नन जी, प्रमोद बंसी जी, अमित बिडलान जी, अविनाश, अर्जुन, सुरेश, अमित, शिवम, प्रदीप सूद भाई, सम्मान इसी में महसूस कर लेना यार, हैं, भूषण चावला जी, सुधीर बेनीवाल जी, सतपाल धानुक जी, ब्रजेश जाटव जी, सागरुद्दीन जी, सचिन करे जी, ब्रजेश कुमार जी, एडवोकेट अश्वनी जी, पप्पू करटोलिया जी, संतोष आजाद जी, संसरपाल जी, चेतन जी, अनिल करोलिया जी, दीपक गहलोत जी, अमित जाटव जी, संदीप बागरी, कपिल बहुत, दशानंद, गौरव गहलोत जी, अतुल उज्जवल जी, रविंद्र कुमार जी, सुशील जी, जकीरुल उल्लाह जी, गुलशन वाल्मीकि जी, एमडी जावेद जी, सुरेश कुमार जी, अक्षय रिडलान जी, सचिन जाटव जी, विजय आजादपुर मंडी और राकेश कुमार जी। और भाई इनकी छोड़ के मेरे कहीं से आप धन्यवाद ले लो। धन्यवाद आप सब लोगों का। अनिल भाई का भी धन्यवाद, उनका नाम नहीं है मगर मैं उनको काम करते देख रहा हूं। 2 सवाल मुझे दिए गए हैं, मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा। भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए, जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी आपसे जो कहना चाहता हूं, मैं स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे देर हुई। अगर हम इस संगठन में अनुशासन पहले तैयार कर लेते तो आज हम बड़ी शक्ति बन चुके होते। इस देरी के कारण हम ताकतवर दिखाई तो देते हैं, ताकतवर महसूस भी होते हैं, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो हम कमजोर दिखाई देते हैं। राजनीतिक रूप से जब हमें अपने कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है तो वहां कहीं ना कहीं हम कमजोर महसूस करते हैं। इसका अनुभव 2022 के इलेक्शन के बाद मुझे हुआ और उसको पूरा करने के लिए वो जो कैडर सिस्टम ने दोबारा शुरू किया तो उसकी वो इतना ताकतवर है। साहब काशीराम जिस कैडर से मूवमेंट को तैयार किए हैं कि विरोधियों में जो है वो खलबली मची हुई है। वो तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी तो हमारे साथियों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो उन्होंने संघर्ष शुरू भी नहीं किया। जिस दिन वो लोग संघर्ष करेंगे उस दिन ये दिल्ली भी नीली होगी और दिल्ली की गद्दी पे भी पंचशील और नीला झंडा फहराया जाएगा, मेरा वादा है। देखो, आप मुझे अपनी ताकत मानते और मैं आपको अपनी ताकत मानता हूं। जितने पदाधिकारी मंच पे बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेके आना। जितने पदाधिकारी सामने बैठे हैं,
कुछ बहुत जिम्मेदारी की बातें मैं आपके सामने 5 मिनट बाद रखूंगा, उनको नोट करना है आपको। और नोट नहीं करना, ये समझना कि ये आदेश है, इसको लागू होगा ये आदेश, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं तो अपने आप को वहीं 2015 में खड़ा मान रहा हूं कि आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू करके और इसको अंतिम पायदान पे लेके जाना है। लेकिन अब हम काम अनुशासन में करेंगे, अब हम करके दिखाएंगे, अब हम घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, अब हम सीना तान के खड़े होकर जो है अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम अपनी कुर्सियों पे कब्जा करेंगे। यहां उपस्थित मातृशक्ति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। ये कठिन समय चल रहा है। एक तरफ जिनको रोज हम कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर हो रहे हैं, वो सच में ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि वो इस देश की सत्ता, इस देश की व्यवस्था, इस देश की जुडिशरी, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की मीडिया, इस देश के धन पे काबिज है। और हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की दी वोट ही है बस उनसे लड़ने के लिए। तो बहुत सारे टारगेट तय किए गए हैं, उन पे काम होगा। उससे पहले हमारे मिशन 78 के साथियों ने कुछ डायरेक्शन, कुछ चीजें मुझे दी हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि अब मेरा भार कम होना चाहिए। आप चाहते हैं मैं बहुत तेजी से काम करूं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। आप चाहते हैं मैं बहुत तेजी से काम करूं? पक्का? देखो, इसका एक सूत्र, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी 100 किलो वजन उठाने की, और आप उस पर 200 किलो वजन रख दोगे तो क्या होगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा? हाँ, मुझे भी एहसास हुआ जब रणनीति भी हम बनाएंगे, उसको लागू भी हम करेंगे, उस पर एक्शन भी हम करेंगे तो नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें तय की हैं जिनके जरिए अब हम इस आंदोलन को परिपूर्ण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब तक ये कारवा पूरा नहीं होता तब तक हम चैन से जो है नहीं बैठेंगे। ऐसी तैयारी जो है हम लोगों ने की है, मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मैं अपनी बात जो है, जो मेरे दिल में, वो भी आपके सामने रखूंगा। आप तैयार हैं नोट करने के लिए? धन्यवाद, मुझे आपसे यही उम्मीद। क्या एक डॉक्यूमेंट शांत हो जाइए। एक सज्जन ने मैंने सुझाव भी मांगे थे, उन्होंने भेजा, उन्होंने लिख के भेजा कि पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते आपको घेर लेते हैं। छोटा पत्थर देखा आपने? उसकी कीमत कब समझ आती है? जब सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते आपको घेर लेते हैं। उसी तरह संगठन का महत्व तभी समझ आता है जब आप मुसीबत में होते हैं। जब तक आप मुसीबत में नहीं होते आपको लगता है हमें क्यों जुड़ना चाहिए संगठन से और हमें जुड़ के क्यों काम करना चाहिए। लेकिन जैसे आप पे मुसीबत आती है तो आप सोचते हैं कि भाई अगर हम संगठन में होते तो आज हमारे साथ ये अन्याय ना होता। इसलिए केवल संगठन से जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं, संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते रहे। सिर्फ विपत्ति आने पर संगठन से अपेक्षा ना करें, साथ रहे, संगठित रहें और सुरक्षित रहें। हमने तय किया है, बड़े पैमाने पर अनुशासनहीनता देखने को मिलती है तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी
एवं पार्टी के अन्य संगठनों के लिए समन्वय समिति का जो है निर्माण किया जाएगा। वो समिति जो समन्वय बनवा के सब लोगों से सबको साथ लेके चलेगी, वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस समन्वय समिति के जरिए आज के बाद जो भी आपसी कोई गुटबाजी या कुछ भी होगा या किस तरह से मिलकर काम करना है, इसकी जिम्मेदारी इनके पास होगी। बहुत जल्द इसकी डिक्लेरेशन इनके नाम मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहता। आप चाहते हैं मैं तेजी से दौड़ूं और मैं भी चाहता हूं कि मैं तेजी से दौड़ूं। दूसरा, एक अनुशासन समिति, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई हो सकता है मेरे द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए, हो सकता है अध्यक्ष जी के द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए, हो सकता है प्रदेश के व्यक्ति के साथ के द्वारा कोई गलत फैसला हो जाए। उसको रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि एक अनुशासन समिति राष्ट्रीय स्तर पे बनेगी, प्रदेश स्तर पे भी उसकी टीम होगी। अगर कोई भी कार्यकर्ता गुटबाजी करता है या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके खिलाफ जाता है, तो इस अनुशासन समिति के जरिए जो है ना उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे पुराना हो या नया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अनुशासन तोड़ेगा उस पर कार्रवाई, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो विनयतन सिंह हो, कमल वालिया, कोई भी हो, XYZ, नियम सबके लिए। ये कमेटी, अनुशासन कमेटी पहले बन जाती तो शायद आज इतनी दिक्कत खड़ी ना होती। एक दिशा निर्देश गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं, अब आप इसको नोट कर लें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। ये तीनों चीजें करने के बाद कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी दूसरे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिशन 78 के लोग नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मेरा आदेश नहीं सुना था कि डायरी और पेन लेके आना है? कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी दूसरे संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हस्तक्षेप करता है तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। नियुक्ति करने का अधिकार प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों का अपना होगा। जरूरत पड़ने पे अपने समांतर या बड़े पदाधिकारियों से सलाह या सहायता ले सकते हैं। नियुक्ति में संपूर्ण बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा और साथ में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा। आज के लिए खेद है कि एक भी बहन को मौका नहीं मिला बात रखने का, और ना ही कोई बहन मंच पे थी। हम इस गलती में दोबारा सुधार करेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सब लोग आयोजक कमेटी ध्यान रखें। जिले स्तर से विधानसभा स्तर तक के पदाधिकारी सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व को संपर्क नहीं करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी प्रदेश नेतृत्व को ही संपर्क करेंगे। प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व को संपर्क करेंगे। अगर जिला या तहसील या विधानसभा का पदाधिकारी अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व को संपर्क करता है, बिना प्रदेश नेतृत्व की अनुमति के, तो अनुशासनहीनता माना जाएगा।
राष्ट्रीय नेतृत्व के सभी नियमों कानूनों एवं दिशा निर्देश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी समयबद्ध कार्यक्रम करने को कहता है तो सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कुछ निश्चित समय में कुछ कार्य को संपन्न करना होगा। माय डियर, आज मैं आपको आया दिल्ली काम के ये प्रदेश स्तरीय भी, अगर प्रदेश स्तर का जो हमारा नेतृत्व वो आपको कुछ कार्य करने को देता है तो उसको समय पे पूरा करना होगा। अगर तय समय पे कार्य पूरा नहीं होता तो इसको कार्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा, जिसका वह पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति में यह ध्यान रखना अनिवार्य होगा कि वह व्यक्ति ईमानदार, मिशनरी और जिम्मेदार हो। नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य होनी चाहिए। संगठन में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्कर में किसी समर्पित कार्यकर्ता का उत्पीड़न ना किया जाए। इसलिए योग्य व्यक्ति को ही नियुक्ति दी जाए। सभी पदाधिकारी विधानसभा स्तर एवं ब्लॉक स्तर तक के कैडराइज होने अनिवार्य हैं। नए नियुक्त पदाधिकारियों को 3 महीने के अंदर कैडर लेना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है नियुक्ति में शिक्षा का ध्यान भी रखना अनिवार्य हो। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाकर काम करना अनिवार्य है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो या प्रदेश स्तर के। अभी आपका आंदोलन इतना मजबूत नहीं हुआ कि आप लोग सिर्फ मंचों पर जाकर बैठे और भाषण दें। अभी आपको उस कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर उसके मनोबल को बनाना, उसको मजबूत करना। उदाहरण के तौर पे हमें दुश्मन से भी सीखना चाहिए कि जो हमारे विपरीत विचारधारा की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लेकिन अब हमारे पदाधिकारी सिर्फ रैलियों में या मंचों पे ही जाते हैं। इससे तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। चाहता हूं, क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया है क्या? तो बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक होना पड़ेगा।
मैं आपको बस बता रहा हूं, आप लोग जान लो, आपके काम आएगा, आगे बढ़ने का मौका देगा आपको ये। मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर के एक संदेश से करना चाहता हूं, और वो संदेश आगरा की पवित्र धरती पे 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अत्याचार, अपमान को सहकर इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, परेशान रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने जब चारों ओर देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे ले जा सके। ये बात बाबा साहब अंबेडकर 56 में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 56 में। और किनके बीच में कह रहे हैं? ये बात बाबा साहब अपने उन अनुयायियों को भी कह रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। ये सिर्फ समाज को नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबा साहब अंबेडकर अपने अनुयायियों, अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं। वो उनको भी आईना दिखा रहे हैं कि आज मुझे मेरे चारों ओर कोई एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। यानी कि जो साथी उस समय काम कर रहे थे बाबा साहब के साथ, बाबा साहब उन पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इसको आगे बढ़ा देंगे। वो कहते अगर कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो मैं भी चैन से मर सकूं। वो इस देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि उठो, जागो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन जीना है तो समाज के लिए जियो। आज भीम आर्मी वही तो कर रही है। आज अगर पूरे देश में के अन्याय होता है तो पुलिस से पहले किसको आम आदमी याद करता है? बताओ। भीम आर्मी को। और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए वो किसके संघर्ष से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस मंच की ताकत नहीं है, ये ताकत है उस कोने पे और वहां सामने बैठे हर एक कार्यकर्ता की, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, न भूख देखता है, न प्यास देखता है। बस उसको एक आदेश या एक जानकारी मिली होती है कि मेरे समाज पे, इस बहुजन समाज पे कहीं अत्याचार हुआ है, फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो फिर सरकार के पास नहीं। इसी क्रम में यहां सीएचए के भाई बहन भी आए हुए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो भाई बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हुए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अकल ठीक करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। कमजोरों की
शोषितों की कोई सरकार नहीं होती। अगर उनको ताकतवर बनना है तो अलग जन से बहुजन बनना पड़ेगा। जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब मेरी सोच ये नहीं थी, तब मेरा लक्ष्य भी ये नहीं था। और मैं अपने अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, ये सपना नहीं था अध्यक्ष जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक विशाल मंच पे हमारा स्वागत होगा या हमें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन ये समय, परिस्थिति और आपके साथियों का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को भी, वहां के एक साथी को, पुराने आज जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन साथियों, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि कहीं अन्याय हो जाता है तो हम लोग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जैसे रीट के बच्चे हैं, जैसे सीएचए के बच्चे हैं हमारे भाई बहन, जैसे और तमाम तरह के वो हैं। तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है कि जब कोई अन्याय होता है तो हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं। तो एक सवाल जो हमारे साथियों ने मुझे दिया कि भाई ये जरूर बता देना कि हमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसका जवाब ये है मेरे शब्दों में। आप सब लोग यहां उपस्थित है, 22-23 स्टेट की टीम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रदेश अध्यक्ष या कोई साथी यहां मौजूद है। तो आप ये बताओ कि जब भीम आर्मी ईमानदार से लड़ाई लड़ती है और जब भीम आर्मी के साथियों के साथ कोई मुसीबत आती है तो कोई पार्टी एक है ऐसी जो आपके लिए लड़ती हो? जितने लोग यहां बैठे हैं, आप बताओ, जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में झूठा मुकदमा होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनको पीटा जाता है या उनको डिटेन किया जाता है या उनको अरेस्ट करके जो है उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है, बताओ कोई एक दल है जो आपकी आवाज उठाता है? बताओ। जब आवाज कोई नहीं उठाता और भीम आर्मी के प्रशिक्षण केंद्र में, ये भीम आर्मी पता है क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी। ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता से तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किसी से नहीं मिलते थे वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिले स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी ने। मैंने ये सुना है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं चलता, जिनका राज होता है उनका धर्म आगे बढ़ता है। और ये मैंने सवाल पिछली बार भी छोड़ा था बहुत बड़े मंच पे कि दुनिया में भारत से क्या गुजर आज क्यों सरकार क्या? तो इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का राज और तानाशाही कोई करे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, तानाशाह का हाथ एक जैसा होगा, उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, भारत में भी रुकावट देखेंगे। जन आंदोलन भारत में इसलिए नहीं खड़ा होगा मेरे साथियों क्योंकि अभी हम जातियों में बैठे हुए। आज मैं दलितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अलग जिलों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं और मुझे अपने बनाव भी ना, मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन। ये आंदोलन 15 बड़ा सदस्य का है और इस देश में 85 लाख करेंगे इसकी तैयारी में हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको 70 साल से मौका दिया। सारी सरकारें उनकी बनी, स्टेट की और सेंटर की। आज भी हमारे लोग आंसू के लिए मजबूर, रोटी के लिए मजबूर, कपड़े मकान के लिए मजबूर है। और इन्हीं बात पे हमारी वोट ली जाती है कि आपको ना अनाज दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, तेल दे देंगे, दाल दे देंगे, हमें वोट दे देंगे। मैं जब बहुत गहराई से भारतीय राजनीति का अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि देश में 50% लोग वोट करते हैं, यानी कि 45% लोग वोट नहीं करते। हमारी तो आबादी 85% है, तो ये 45% लोग अपने मतलब पर नहीं करते क्योंकि वो आज तक वोट के प्रति जागरूक
जब तक हम लोग जाति के जंजाल से बाहर निकल के बहुजन नहीं बनेंगे, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस देश में रोते ही रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपके रोने चिल्लाने से कोई सरकार नहीं बिगड़ती। इसका उदाहरण है सीएचसी के बच्चे बैठे, इसका उदाहरण उत्तर शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हो कि वो रोए भी, चिल्लाए भी, पीटे भी, भूखे भी, पैसे दे, लेकिन सरकार को दया नहीं है, क्योंकि सरकार का चरित्र एक होता है कि हमने राजस्थान की सरकार से सीखा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने हमारे हौसले और बुलंद किए, और मैं अपने राजस्थान के प्रधानी और उनके नेताओं को, जो राजस्थान प्रदेश के भीमानी महिला समाज पार्टी, कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो दोबारा से सरकार सत्ता में आई, फिर वो अपमान बरकरार रहेगा जो अपमान उन्होंने जो है इस बार हमें सूद समेत दिया, उसका भी इंतजाम आप लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, जब तक हम लोग कैटराइज नहीं थे, तब तक हम लोग क्राउड, भीड़ होगी। 2022 में सोचिए कि दोबारा जीने का मौका मिला, कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस में पूरी बीमारी है, मैं इनकी नेतृत्वकर्ता के तौर पर बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें बीमारी के लोगों ने पीठ दिखाई, कोई एक ऐसा मामला है जहां बीमारी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया। मुझे तो आज भी वो याद है जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय दत्त जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और 2 दिन और आज के दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। कल आप भी मेरे जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे लगा के नहीं बढ़ रहा, जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे लगा कर बढ़ा भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, वही लोग आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया, कल आप सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल क्या होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी कोई देश की आर्मी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घूमना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं, और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं, याद रख, अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना, अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना, अभी तो शुरू हुआ। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति होती है कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज्य व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है,
हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, बताया कि दुनिया में दो तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन सा राजमिस्त्री? हाँ वही। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा? मैं बताओ, क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा जो समाज उसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथ में कहना पड़ रहा है लगभग सब देख लो, ये बड़ा दुख है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बड़ा हमारे हमसे दूरी बनाए बैठा, मेरा उनको भी संदेश जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलकर जो है देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद नींव बन के जो है वो काम कीजिए, क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी, अगर नींव दिखने लगती है ना तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि भाई अब आप भी अपनी जिम्मेदारी तैयार करो। आज दिल्ली में अधिवेशन बता रहा है कि हमने एक कमर कस ली है कि 2024 से पहले जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, टारगेट बना जो मैं आपको दूंगा, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके हमारे सारे अधिकार वापस जो है छीन के और मनुस्मृति को इस देश में लागू करने का जो बना रखा है। और वो लोग इस बात को, उनके धार्मिक लोग, उनके सामाजिक लोग, वो लोग इस बात को कहते भी रहते। इसलिए क्योंकि गुलामी नहीं सहनी है, इससे भीम आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भीम आदमी को काम दिया गया है वो उस काम को करे। और वो काम कैडर के माध्यम से हम लोग बता दें। आप टारगेट सुन लीजिए, मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, नोट कर लीजिए सभी प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथी भी नोट कर लें। इन टारगेट को पूरा करना है 2021 से 2022 तक, 22 से 23 तक। हम 2022 में 1 साल के अंदर टारगेट है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करोगे? नोट करो, ये टारगेट है हमारा 1 साल का। जब अगला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो हम हिम्मत से कह सकते हैं कि हमने क्या किया। मैंने तो सोचा था कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे कि मेरे प्रदेश में 55 जिले हैं, मैंने 54 में संगठन बना दिया, बहुत मजबूत संगठन। और मैंने 1000 से ज्यादा मामलों में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के न्याय दिलाया। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी वही बात करते रहे कि हमने 1 मामले में न्याय दिलाया, 2 मामले बिना संगठन के संघर्ष हो ही नहीं सकता ना। ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नोट कर लें, फिर मैं आपको यहां आपको बुलाऊंगा कि आप संकल्प भी लेंगे मेरे साथ कि हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है? आजाद समाज पार्टी के लोग भी, जो हमारे नेतागण हैं, वो भी इस बात को नोट कर लें। जो घोषणाएं कर रहा हूं उनको पूरा करके दिखाओगे नहीं दिखाओगे? बताओ। बेइज्जत तो नहीं करवाओगे इस देश में मुझे? पहली घोषणा, हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं। हमें प्रदेश में 5 प्रदेश स्तरीय लीडर तैयार करने हैं।
समय परिस्थिति के अनुसार उनको कार्य करने का मौका देना है। जैसे अगर ए फेल हो जाता है तो उसका काम बी करेगा, बी फेल हो जाता है उसका काम सी करेगा, सी फेल हो जाता है उसका काम डी करेगा। 5 ऐसे प्रदेश के नेता होने चाहिए जो अपने दम पे प्रदेश की सरकार को हिलाने की हिम्मत रखते हो और अपने संगठन को चलाने की हिम्मत रखते हो। एक नेता से काम नहीं चलेगा। एक चंद्रशेखर आजाद तैयार कर दिया, 5 चंद्रशेखर आजाद तैयार करने पड़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पे 1 साल के अंदर। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर जिले में हमें कम से कम 10 ट्रेनर्स तैयार करने हैं जो कैडर देने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में 10 ट्रेनर मिशन 78 के सहयोग से जो कैडर देने का काम करेंगे। 1 साल का टारगेट है 2023 तक हर जिले में। और कैडर देना सीखिए। पहले कैडर लीजिए, फिर देना सीखिए। और जिस दिन आप कैडर को आत्मसात करेंगे उस दिन आप असली मिशनरी बनेंगे। रोजगार से युवाओं को, बहनों को, भाइयों को कैसे जोड़ना है, इसका प्रोग्राम हमें अपने अपने प्रदेश में बनाना पड़ेगा। कोई भी भर्ती, कोई भी नियुक्ति निकलती है, बैकलॉग निकलता है, तो हमें उसके लिए टीम बना के अपने युवाओं को जागरूक तैयार करना पड़ेगा कि ये भर्ती आई है, आप लोग इसको वो करो, या बिजनेस मॉडल बना के अपने लोगों को रोजगार से जोड़ना है। हमें दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेशों में प्रदेश कार्यालय से 1 साल के अंदर तैयार करने, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय, जहां से पूरे प्रदेश के लोगों को संदेश जाए। ये सारी चीजें तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो मैंने उड़ीसा से सीखा, मैं उड़ीसा की टीम को धन्यवाद देता हूं। हमें सभी प्रदेशों में टारगेट बना के जमीन का आंदोलन चलाना है। आप दोनों नोट नहीं कर रहे भाई? आप लोग किसी नोट कर रहे हो भाई? राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग, आप यही लापरवाही कर रहे हो। कल किससे पूछते फिरोगे? नहीं, राष्ट्रीय कमेटी के लिए भी कहा है सब लोगों को नीचे बैठे हुए, सबको नोट करना है। काम तो आप ही लोग करवाओगे ना, कहां से करवाओगे जब आपको काम ही नहीं पता होगा। हमें सभी प्रदेशों में जमीन का आंदोलन चलाना है। गौर से सुने, हिले ना। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितने लोगों पे खेती और रहने के लिए जमीन है, हमें इसकी डिटेल तैयार करवानी है। और जहां नहीं है, हम आंदोलन चला के सरकार से SC, ST, OBC के लोगों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए जमीन दिलाने का काम जो है ना, हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। इसका पूरा डाटा दिल्ली से लेके और जम्मू से लेके उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, सब जगह का होना चाहिए। ये प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। अब एक टीम जिनका धन्यवाद हुए बगैर रह गया था, मुझे मौका था कि जब वो मेरा नंबर आएगा तब मैं उनका धन्यवाद दूंगा। मैं अपनी बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। अगर ये बहुजन मीडिया ना हो तो कितनी अन्याय की घटना दब जाए, कितनी घटनाएं जो है ना वो दबा दी जाए, क्योंकि मनु मीडिया कब से हमारी आवाज उठाने लगा। मैं बहुजन मीडिया के एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महामानव तथागत बुद्ध और महापुरुषों की कृपा आप पे बनी रहे। आज आपके YouTube चैनल में, कल आपका नेशनल चैनल भी बने, मेरी आपके लिए मंगल कामना। लेकिन हमें एक IT सेल भी पूरे देश में तैयार करना है, क्योंकि इनकी पैसे की मीडिया का सामना करने के लिए हम पे अपना मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ।
बहुजन मीडिया के साथी काम करते हैं, लेकिन आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा कि मेरे द्वारा या राष्ट्रीय कमेटी या किसी भी प्रदेश कमेटी के द्वारा दिए गए निर्देश कुछ घंटों में आप तक पहुंच जाए? बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ। और इसी के उसमें हमारे एक साथी हैं आवेद जी, उनका धन्यवाद देता हूं, जो महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। अगर वो यहां हो तो खड़े हो जाएं। क्या यहां हैं आवेद जी? कहां है वो? अपनी मेहनत की कमाई से हमारा जो है मीडिया की वेबसाइट जो है तैयार करा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना अपने मीडिया के अपनी सच्ची बात जाएगी नहीं। उस मीडिया में पूरे देश में होने वाले भीम आर्मी के आंदोलन संघर्षों को जो है ना जगह मिलेगी, और समय समय पे मेरे या और साथियों द्वारा कही गई बात आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द मैं उसका बहुत जिम्मेदारी से इनॉग्रेशन करूंगा। मैं आपको सबको सूचना दूंगा बहुत जल्द उसकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है भीम आर्मी के साथियों का, हमें सभी प्रदेशों में युद्ध स्तर पर संकल्प लेकर 1 लाख पाठशाला 1 साल के अंदर खोलनी। 1 लाख भीम आर्मी पाठशाला है हर स्टेट के अंदर युद्ध स्तर पर तैयारी करके जिला, विधानसभा, मंडल, तहसील के लोगों को जिम्मेदारी देके 1 साल के अंदर 1 लाख पाठशालाएं पूरे भारत में हमें खोलनी है, टारगेट बना के। हिमाचल में भी खोलनी है पाठशालाएं, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, एक दिल्ली की जो सरकार है जो कहती है कि बाबा साहब का और भगत सिंह का फोटो लगाना है। मैंने ये पढ़ा पंजाब से जो न्यूज आई थी कि 2 लाख शेड्यूल कास्ट के बच्चे सिर्फ उन्होंने छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये भी ये जो है बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे वोट छीनने वालों का सच। जो लोग बाबा साहब की फोटो दिखा के कहते हैं कि हम बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, उनके सपनों का वो कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता बाबा साहब के सपने क्या थे। इसलिए एजुकेशन के बिना, क्योंकि ज्ञान से जानकारी बढ़ेगी, जानकारी के बाद हम लोग सवाल करना सीखेंगे, तो 1 लाख पाठशालाएं खोलने कितने साथी मदद कराएंगे? हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, हाथ खड़े रखना एक बार। इतने लोग अगर ईमानदारी से तुम लोग साथ दे दो ना, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 5 साल में। अगर इतने लोग ईमानदारी से तैयार होकर काम करें। आगे सुनो, हमें भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है अपने अपने प्रदेश में। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की जिम्मेदारी है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय में हम लोग घुस नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है। और सबसे ज्यादा शोषण जिसका गवाह दिल्ली भी है प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिसकी गवाह लखनऊ भी है प्रोफेसर रविकांत जी। जो अपमान उन्होंने सहा वो इसी वजह सहा क्योंकि वहां भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन नहीं। जिस दिन भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का योद्धा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगा, किसी की मनुवादी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी अधिकारी, कर्मचारी, किसी अध्यापक और किसी बहुजन समाज के बच्चे का अपमान कर सके या उसको प्रताड़ित कर सके। हम रोहित वेमुला को खोल चुके हैं, हम अभी भी कई रोहित वेमुला खोने कगार पे, अब हमें इसे बंद करना पड़ेगा। उसका तरीका है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण काम मिशन 78 के साथियों के लिए, धारिया जी से लेकर सब लोग यहां मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है सीओ साहब। 1 साल के अंदर 10 लाख अनुशासित, प्रशिक्षित, समर्पित, संकल्पित और ईमानदार सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने हैं, डाटा बनाते। कितने? 10 लाख 1 साल के अंदर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे?
हमारे वालों को कर दो कैडराइज। इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है, मैं इनको पूरे देश में जाके देखता हूं, बस इनको कैडराइज करवाना। देखो, अनुशासन सर्वप्रथम, डिसिप्लिन, फिर कैडराइज। जबकि एक कैडराइज व्यक्ति में, मिशनरी व्यक्ति में सब आ जाता है, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूं। फिर डेडिकेशन, अगर समर्पण नहीं तो सब जीरो। आज आपको पद से हटा दिया और आपने सोशल मीडिया बैठ के सारी मेहनत जीरो कर दी। हो सकता है कल आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती। अगर आप अनुशासन में काम करते रहते तो डेडिकेशन बहुत जरूरी। फिर अगर कमिटमेंट नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो डेडिकेशन के बाद संकल्प, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और इन सारे कामों में ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार होना जरूरी है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने मुझे सौंपी, मैं उसकी घोषणा भी कर देता हूं। हमारे यहां हिमाचल की टीम आई हुई, आपका उन्होंने, वो हमारे जिलाध्यक्ष है हिमाचल के, जिलाध्यक्ष है किस पद पे? प्रदेश उपाध्यक्ष। कहां है? सन्नी। वो टीम कहां है जो यहां शौर्य प्रशिक्षण कर रही थी? कहां पर है? अच्छा, चले गए। बहुत सोचने के बाद यह तय किया गया है। अभी क्या है कि हम जब कोई अन्याय अत्याचार हो जाता है तो रेप हत्या हो जाती है तो अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको रोका जा सकता है अगर हम अपने साथियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे, सेल्फ डिफेंस का। तो यह तय किया गया है कि पूरे देश में एक वॉलेंटियर फोर्स बनेगी, जिस वॉलेंटियर फोर्स का काम होगा कि वो बहुजन समाज की हर बेटी और हर बेटे को वो प्रशिक्षित करेगी गांव गांव जाके कि आत्मरक्षा कैसे करनी। उसमें जो आपके सामने यहां दिखाया गया ये उसका उदाहरण था। आप चाहते नहीं चाहते आत्मरक्षा का कैडर कैंप चले? कितने लोग चाहते हो? बहुत अच्छे। देखो, मैं जब अखबार में पढ़ता हूं, टीवी में पढ़ता हूं, जब हेडिंग चलती है कि वहां एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और ये रोज का काम है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम उसको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे दें तो वो बहन अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है और ऐसे दरिंदों को सबक सिखा सकती है। इसलिए हमने लोगों ने तय किया कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। उसके लिए हम पे बहुत एक कैडराई टीम है। एक छोटे भाई हमारे हैं रोशिंदर, अगर यहां हो, वो रविदास मंदिर जब आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो जेल गए थे, तब वो छुट्टी पे आए थे और वो कमांडो है, ब्लैक कैट कमांडो है, एनएसजी कमांडो। जातिवाद के कारण उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि इसकी सजा वहां बैठे अधिकारियों ने इनकी नौकरी छीन के लिए आज वो बेरोजगार हो गया। आप देखो कि भीम आर्मी के लोग क्या क्या सह रहे हैं। रोजगार आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है और उन्होंने उसका रोजगार छीन लिया। लेकिन उसने मुझसे यह नहीं कहा कि रोजगार देना है, मुझे रोजगार चाहिए। उसने मुझसे कहा कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं एनएसजी कमांडो। आप जो वॉलेंटियर फोर्स बनाना चाहते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी मुझे दो, मैं मॉडल बना के दूंगा, ऐसे वॉलेंटियर खड़े करूंगा कि सरकार का जैसे कमांडो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं देखता हूं हम लोग जो है
ये हत्या और अन्याय अत्याचार बहनों पे क्यों नहीं बंद होता? तो पूरे देश में जो हमारे प्रशिक्षित रिटायर और वर्तमान जो लोग काम करना चाहते हैं, ऐसे सारे साथियों को यूनाइट करके बहुत जल्द जो है आत्मरक्षा के कैडर कैंप सारे उसमें जाएंगे और इन प्रशिक्षण शिविरों में राष्ट्रीय प्रदेश के पदाधिकारियों को भी भाग लेना पड़ेगा। भाई हमारा नेता पुलिस की लाठी देख के भागेगा नहीं, वो कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा रहेगा डट के। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? हाँ, इसलिए तय हुआ है इन प्रशिक्षित कार्यक्रमों में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सब लोग शामिल होंगे। और हर साल जब इसमें भी हमने टारगेट बनाया, जब हम 1 साल के बाद लगभग 10,000 प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो के जैसे वॉलेंटियर तैयार कर लेंगे, हम उसकी परेड कराएंगे दिल्ली में। अध्यक्ष जी आप याद रखना। और भीम आर्मी के लोगों को ही, क्योंकि वो हमारे नेता हैं, उनको ही सम्मानित करवाएंगे। आप देखना जिस दिन 10,000 की आपकी कैडराइज फोर्स यहाँ उतरेगी, आप देखना ये सारे ही बहुत सारे विरोधियों के हौसले उस दिन पस्त हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी भी हम निभाएंगे। हमें अपने सभी प्रोग्राम समयबद्ध, योजनाबद्ध व डाटाबेस पे तैयार करना है और हमें टारगेट को 1 साल के अंदर हासिल करना है। ये पूरा मैंने आपको लिखवा दिया। अब एक आवश्यक बात आप सुन लो। अभी कार्यक्रम 1 घंटा और चलेगा मेरी स्पीच के बाद। कितनी देर चलेगा? 1 घंटा अनुशासन में बैठे रहना, ठीक है? समझिए ये भी एक आंदोलन है और विरोधी की नजर आप पे पूरी है। जब तक कार्यक्रम चलेगा आप लोग, मैं भी यहीं बैठा रहूंगा और आप यहीं बैठे रहना। लेकिन मैं अपने विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये कोई सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम, ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है कि आज हमने कहा और कल परिवर्तन हो गया। पहले भी इसमें पीढ़ियां खप गई। 100 से ज्यादा महापुरुषों ने पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों तक का बलिदान दिया, अपने जीवन की खुशियों का बलिदान दिया, तब जाके आज हम इस पायदान पे खड़े हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये आजादी से पहले और आजादी के बाद आज 72वां साल चल रहा है। इतना संघर्ष करने के बाद आज हम लोग यहां खड़े हैं कि हम लड़ने के बारे में, संघर्ष के बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन मैं इसको 10 साल का टारगेट मानता हूं। कितने साल का? अब यहां उपस्थित मैं तमाम अपने नेताओं से इस आंदोलन को मजबूत करके और आपको शासक बनाने के लिए 10 साल का समय चाहता हूं कि आप लोग 10 साल तक इस आंदोलन को बिना किसी लोभ लालच के चलाने में मदद कराएं। कितने लोग मदद कराएंगे? हाथ उठा के बताओ। दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ से नहीं मानेंगे। ये भी देखना कौन हाथ नहीं उठा रहा है। आप नहीं। अध्यक्ष जी ध्यान रखना, दोनों लोग कौन हाथ नहीं उठा रहा है। जो 10 साल वाला नहीं है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक? आपको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें। साइलेंट हो जाओ। जो आपके आसपास बोल रहा हो उसके मुंह पे हाथ रख दो, उसको चुप करो। हम एक कठिन समय में, जहां विरोधी बहुत मजबूत है, ऐसे समय में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम ऐसे चढ़ाई पे, चढ़ाई समझते हैं ना? आज हमें एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि व्यक्तिगत स्वार्थ में संगठन में कोई गुटबाजी ना करें, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो संगठन में योगदान दिया, लेकिन वो ये भी जान लें कि सिर्फ आपके सहयोग से संगठन नहीं चल रहा। हर प्रदेश में ईमानदारी से भीम आर्मी के लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत से भी संगठन चल रहा है।
आपने संगठन को बनाया, खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज दिल्ली में, केरल में, बंगाल में, जम्मू में भी लोग इतनी ईमानदार से काम कर रहे हैं और तमाम तरह का अन्याय सह रहे हैं। हम लोग किसी को तनख्वाह नहीं देते, लेकिन ये जोश और जुनून है आपका इस मूवमेंट के प्रति, जिसने आज ये ताकत जो है ना आप बना के खड़ी की। भीम आर्मी में प्रशिक्षित होके वहीं से लीडर निकलेंगे और आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इन उम्मीदों के साथ हमने आजाद समाज पार्टी बनाई है कि आजाद समाज पार्टी के नेता गैर प्रशिक्षित हुए तो लुटेरे बिकाऊ ना हो जाए, बेचने वाले ना बन जाए। इसलिए भीम आर्मी के भट्टी में तैयार होकर पक्के कैडर लेकर संघर्ष करके जो नेता आएगा वो समाज से धोखा नहीं करेगा। इसलिए आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के नेतृत्व को जगह और स्थापित जो है उसको किया जाएगा। आप सब लोग यहाँ दूर दराज से पहुंचे, आपने खूब संघर्ष किया, आपने अपनी मेहनत के दम पे भीम आर्मी को आगे बढ़ाया। मैं ये मानता हूं कि आज जो दिशा निर्देश मेरे द्वारा दिए गए आप लोग इसका पालन करेंगे। कल स्टेट और राष्ट्रीय कमेटी की एक मीटिंग है, उसमें बहुत सारी चीज जो है वो तय होगी। मीटिंग की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आपको मिल जाएगी। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी उसमें शामिल हों। उस मीटिंग के बाद जो है कुछ नए जो है जानकारियां साझा की जाएंगी। आप सब लोगों को उसमें रहना अनिवार्य है, इसलिए आप सब लोग उस मीटिंग में रहें। दूसरा, जो साथी यहां पहुंचे हैं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़, एक एक कार्यकर्ता इस संगठन की ताकत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता जहां से पहुंचे वो जिम्मेदारी से वापस जाए और आज से संकल्प करके जाएं कि हमें अल्पजन नहीं बहुजन बनना है और इस देश में रहने वाले जो तमाम शोषित समाज है, चाहे वो SC ST के लोग हों या OBC के लोग हों या वो माइनॉरिटी के लोग हों, जिनमें मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, उन सब की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें आज इस मंच के माध्यम से लेनी है कि जो योजनाबद्ध तरीके से उनके खिलाफ अन्याय हो रहे उसको हमें हर कीमत पे रोकना है। एक महत्वपूर्ण घोषणा और, अब हम जो अपने अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी पीड़ा को भी समझते हैं, क्योंकि वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो उनके जो इश्यू हैं, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का हो, और हमारी मांग भी रहेगी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST के साथ OBC को भी दिया जाए। उसके साथ चाहे पूरे देश में जातिवार जनगणना हो या सरकार की जो साजिशें हैं, जो वो तमाम तरह से इस देश के मूल निवासियों के साथ कर रही है, उनके खिलाफ भी हमें मूवमेंट चला के जो है उनकी सच्चाई को, उनके झूठ को जो है उजागर करना है। इसकी तैयारी भी हमें करनी। तो मैंने जो 3 इशू बताए, उनकी पेंशन, उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन और जातिवार जनगणना, और इसके साथ नौजवानों को नौकरी के लिए बैकलॉग, इस पे भी हमें मूवमेंट चला के सरकार को मजबूर करना है। और अगर सरकार मजबूर ना हो पाई तो हमें अपनी सरकार बना के इन चीजों को लागू करना है, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब तक प्रोग्राम चले आप अनुशासन में बैठे रहे और प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा के बाद ही अपनी जगह छोड़े। ऐसी मुझे आशा विश्वास है
कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है, आप समय और परिस्थिति को समझते हुए कि 2024 हो सकता है अंतिम लड़ाई हो लोकतंत्र में, हो सकता है देश के बाद, इस देश में 2024 के बाद कभी चुनाव ना हो, इस बात को भी हमें गहनता समझना है। हमें दुश्मन को ज्यादा मौका नहीं देना है, इसलिए 2 साल में अपने पैरों पर खड़ा होकर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपने हस्तक्षेप इतना मजबूत करना है कि हमारे बिना कोई भी जो है एजेंडा ना बने, और अगर एजेंडा बने तो हम सरकारों की प्रायोरिटी पे या सरकार में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप मानते हैं ना संविधान को खतरा है? कितने लोग मानते हैं कि आज संविधान को खतरा है? उसकी बचाव की तैयारी मैंने 1 साल की आपको बताई है। आप तैयारी पूरी करवा दो, किसी की हैसियत नहीं बैठेगी कि वो संविधान की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरा आपसे वादा है। और याद रखना, अभी तो संघर्ष शुरू हुआ, जिस दिन इसका अंजाम होगा आप देखना कि इस देश में गैर बराबरी नहीं रहेगी, इस देश में बेगमपुरा आएगा। और जिस दिन इस देश में बेगमपुरा आएगा, तभी ये देश जो है ना बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। उस बेगमपुरा राज को लाने की तैयारी भी हमें करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, और आप सभी के लिए मंगल कामना। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। नहीं, जब तक 1 घंटा प्रोग्राम चलेगा कोई नहीं लेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भी अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा अगर आज आपने अनुशासनहीनता की। हाल तो मेरा विश्वास है कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक तो आप हिलोगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं, जिनको बुलाया गया था, उन सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।